इस वर्ल्ड स्कोलियोसिस मंथ पर भारत में स्पाइन केयर में एक नई क्रांति देखी जा रही है, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के रूप में। दिल्ली के प्रमुख स्पाइन विशेषज्ञों ने साझा किया है कि अब सर्जरी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सटीक और कम दर्दनाक हो गई है। रोबोटिक सिस्टम की मदद से सर्जन अब 3D विजुअलाइजेशन और सटीक नेविगेशन के साथ जटिल स्पाइनल केस भी बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। ये तकनीक खास तौर पर स्पाइनल डिफॉर्मिटी करेक्शन और फ्यूजन सर्जरी में बेहद असरदार साबित हो रही है। डॉक्टर HS छाबड़ा, डॉक्टर विशाल सिंह और इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर के विशेषज्ञों का कहना है, हमारा लक्ष्य है मरीजों को तेज रिकवरी और कम दर्द के साथ एक बेहतर जीवन देना, और यह संभव हो रहा है अत्याधुनिक तकनीक के साथ। हालांकि ये तकनीक हर मरीज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, लेकिन अनुभवी सर्जनों द्वारा बनाई गई व्यक्तिगत ट्रीटमेंट योजना इसे और भी असरदार बनाती है। अब भारत में भी उन्नत तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों की मदद से स्पाइन सर्जरी बन चुकी है आसान, सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी। इस पॉपुलेशन में अप्रोक्सीमेटली 2 to 3% ऑफ पीपल आर they have this problem of or deformed spine, इसके अंदर स्कोलियोसिस हो सकता है और काइफोसिस हो सकता है, और इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि स्कोलियोसिस क्यों हुआ है और काइफोसिस क्यों हुआ है। यूजुअली हम यहाँ पे स्कोलियोसिस करने की बात करें अगर, तो स्कोलियोसिस के डिफरेंट कारणों में सबसे पहला कारण तो ये है कि कंजेनाइटल कुछ लोगों में बचपन से होता है, जिसकी वजह ये होती है कि रीढ़ की हड्डी की जो बनावट है वो ढंग से नहीं हो पाई और वो टेढ़ापन शुरुआत हो गई। तो कंजेनाइटल वर्टेब्रा हो गया, कंजेनाइटल हेमी वर्टेब्रा हो गया, आपकी हड्डी आधी बनी, कोई बार बन गई, तो उसकी वजह से जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि जितना जल्दी इस डिफॉर्मिटी को बनने से पहले और जल्दी पहचाना जा सके उतना उसका अच्छा इलाज हो पाता है। तो पहचानने के लिए डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, हमारी एसोसिएशन है जिसको हम एसोसिएशन ऑफ स्पाइन सर्जन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म है ASSI। हम लोगों ने ये एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है स्कूल्स के अंदर, एक ऐप बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसकी वजह से हम लोग बच्चों में ये जल्दी देख सकते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग प्रोग्राम व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड it's very useful, and this can be at the very early stage we can catch hold of these cases ताकि उनका जल्दी से जल्दी और बेहतर इलाज हो सके। अगर वो टेढ़ापन बढ़ जाता है तो उसका इलाज करने में उतनी ही मुश्किलें आती हैं। आई थिंक बाकी हम आगे और चलते हैं तो और मिलेगा क्या। अभी आपने डॉक्टर विकास टंडन से सुना कि डिफॉर्मिटी कितनी कॉमन है इंडिया में और इसकी क्या अहमियत है इसका ठीक से इलाज करना। अब डॉक्टर गुरुराज आपको अवगत कराएंगे कि कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी से रोबोटिक डिफॉर्मिटी सर्जरी को बेटर परिणाम मिल सकता है। तो बेसिकली स्कोलियोसिस और काइफोसिस का जो ट्रीटमेंट है, आई थिंक जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए फर्स्ट नोन स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जन या जिन्होंने स्पाइनल डिफॉर्मिटी को करेक्ट किया, स्कोलियोसिस को करेक्ट किया, वो है लॉर्ड कृष्ण भगवान। तो आपने कुब्ज का कहानी सुना होगा। तो कुब्ज को कृष्ण भगवान ने एक उनका पैर को उनके पैर पे रखा और चिन्ह से ऐसे खींच के उनके जो कुब्ज मतलब काइफोसिस जो है उसको करेक्ट किया था। तो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड जो डिफॉर्मिटी करेक्शन है वो कृष्ण भगवान से शुरू हुआ था, एंड देन कुछ ग्रीक और रोमन लिटरेचर में भी अराउंड 3500 BC से ये ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा सा चलता आ रहा है। तो पहले इसको सिर्फ खिंचाव से यानी ट्रैक्शन लगा के या कुछ बेल्ट वगैरह पहना के इसको करेक्ट करने की कोशिश किया जाता था। बट देन 7th सेंचुरी में जब फर्स्ट टाइम एडविन पैपिरस के किताबों में लिखा गया था कि स्कोलियोसिस और काइफोसिस के बारे में, वहाँ से रियल काइफोसिस और स्कोलियोसिस का सर्जरी होने के लिए हमें ऑलमोस्ट 1955 तक वेट करना पड़ा, जब सर्जन
डॉक्टर कॉल्ड पॉल हैरिंगटन, जिन्होंने स्कोलियोसिस करेक्शन के लिए एक सर्जरी के द्वारा करेक्ट करने के लिए सिस्टम बनाया। तो उस 1955 से आज हम जब 2025 में बैठे हैं, स्कोलियोसिस सर्जरी बहुत एडवांस्ड हो चुका है। जो हम सोचते थे कि स्कोलियोसिस सर्जरी में उस टाइम पे कि हम सर्जरी करेंगे तो आधे से ज़्यादा पेशेंट पैरालाइज हो सकते हैं, आज हम इस पायदान पे बैठे हैं कि रोबोटिक सर्जरीज या कंप्यूटर गाइडेड सर्जरीज के द्वारा हम ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट दे सकते हैं। क्योंकि जो रोबोटिक सर्जरीज है ये प्रिसीजन के लिए बना हुआ है। हमें पता है कि रोबोट क्यों यूज करते हैं। रोबोट यूज करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन के लिए, और जो हमने सोचा है वो वैसे ही कोई भी टायर्डनेस के बिना, कोई भी प्लानिंग पे चेंज किए बिना रोबोट एग्जीक्यूट कर पाता है। तो इसलिए क्योंकि स्पाइन सर्जरी बहुत एक तरीके से सूक्ष्म सर्जरी है, बहुत ही सेंसिटिव सर्जरी है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो हाथों पैरों में कमजोरी हो सकता है। तो इसको हम रोबोट के द्वारा जब हम करते हैं बहुत ही प्रिसाइसली, एक्यूरेटली और सेफली कर पाते हैं। तो इस वजह से हम जो यहाँ 5 लोग बैठे हैं, हम लोग सब लोग रेगुलरली जब स्कोलियोसिस सर्जरी करते हैं, हमें पता है कि 99% ऑफ दीज पेशेंट्स हम उनको अगले दिन ही उठा के चला देते हैं। तो जो एक मिथ था कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जरी या जो स्कोलियोसिस सर्जरी या काइफोसिस सर्जरी बहुत डेंजरस है, पेशेंट्स को पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, वो इन एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उसको नेगेट कर पा रहे हैं। धन्यवाद डॉक्टर गुरुराज। आपने बताया कि कैसे भगवान कृष्ण के समय से भारतवर्ष में डिफॉर्मिटी सर्जरी चल रही थी और कैसे ओपन सर्जरी से आज रोबोटिक सर्जरीज पे हम पहुंच गए। तो अब डॉक्टर जितेश आप लोग को एक केस स्टडी के उदाहरण से बताएंगे कि कैसे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी से लाइफ ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। जैसे भी हमने समझा कि कई बार स्पाइन सर्जरी में अगर कुछ भी हम लोग इधर या उधर हो जाए, जैसे डॉक्टर गुरुराज ने बोला जिससे कमजोरी आ सकती है, तो हमारे करियर में हम जो पांचों बैठे अग्री करेंगे, कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग जब कोई सर्जरी करते हैं तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर सर्जरी के दौरान कोई भी प्रेशर आए। तो यही उदाहरण है 10 साल के बच्चे का जिसके स्पाइन में इन्फेक्शन होने की वजह से उसे डिफॉर्मिटी हो गई। हम लोग एज अ स्पाइन सर्जन कुछ हमारे फॉर्मूला हैं जिसके साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चों के केस में कि कौन से केसेस में इन्फेक्शन होने से डिफॉर्मिटी आगे होनी या नहीं होनी है। अगर ये चीज पहले पकड़ में आ जाए तो इसको रोका जा सकता है। ये 10 साल का बच्चा टायर 2 सिटी से मैनेज होकर मेरे पास पहुंचा, जिसे इन्फेक्शन आज से 2 साल पहले हुआ था और काफी बुरा इन्फेक्शन था जिसे उस टाइम पे प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दिया गया था। जब ये बच्चा मेरे पास पहुंचा तो उस टाइम पे इसके पैरों में कोई हरकत नहीं थी, उसके पैरों में केवल छूने की शक्ति बची हुई थी और पेशाब और टॉयलेट का कंट्रोल भी जा चुका था। उसके फैमिली को मैंने ये समझाया कि गार्डेड प्रोग्नोसिस के साथ अगर हमें कोशिश करनी है तो अभी हमारे पास उम्मीद है जब तक पैरों में छूने की शक्ति बची हुई है। अगर एक बार ये भी शक्ति चली जाएगी तो बच्चा रिकवर नहीं कर सकेगा। रोबोटिक सर्जरी इस केस में करके, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक तरीके से बीमार था जिसमें हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि कुछ भी प्रेशर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आए, तो एक एक्यूरेट वेरी डेलिकेट सर्जरी परफॉर्म की गई इस बच्चे में, जिससे आज ये जो बच्चा है चल फिर तो रहा है इवेंचुअली, बट उसके साथ साथ ये बच्चा आज नेशनल लेवल पे एक स्विमिंग भी कर रही है। तो ये एक एडवांटेज है ऐसी सर्जरीज का जिसमें ऐसे डेलिकेट प्रोसीजर्स जब हम करते हैं प्रिसीजन के साथ तो हम लोग इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं ताकि इन लोगों की इस तरीके से हम मदद कर सकें विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। तो आई एम श्योर ऐसे केसेस जो हैं हम पांचों के करियर में कई होंगे जिसमें कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम काफी हद तक मरीज की मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो जो एक केवल छूने की शक्ति बची हुई थी वो भी खत्म नहीं हो गई, बट हम बेस्ट से बेस्ट रिकवरी दे सकते। धन्यवाद डॉक्टर जितेश। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर विशाल मेरे कलीग से कि वो आपसे अवगत कराएं कि क्या क्लिनिकल बेनिफिट्स होते हैं रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के।
और ख़ास तौर से डिफॉर्मिटी करके। थैंक यू सर। रोबोटिक स्पाइन सर्जरी आप लोगों ने सुना बाकी सबसे भी कि कैसे प्रिसिशन बढ़ता है और कैसे नहीं होता, तो इसके एडवांटेजेस क्या है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के? सबसे पहला जो एडवांटेज है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी का वो ये है कि जो स्क्रू हम स्पाइन में डालते हैं उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है। एक्यूरेसी बढ़ने से ये होता है कि स्पाइन के जो नर्व्स एंड वेसल्स जो होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं लोगों के पाँव और हाथ के काम करने के लिए, उनकी इंजरी कम होती है। जब स्पाइनल डिफॉर्मिटी होती है उनकी एनाटॉमी जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ज्यादातर हम लोग जो ओपन स्क्रूज डालते हैं वो एनाटॉमी देखकर एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी से डालने की कोशिश करते हैं, बट रोबोट क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी हो जाती है स्पाइन सर्जरी स्कोलियोसिस में, तो उसमें स्क्रू डालना और दिक्कत हो जाता है, जिससे जो कि रोबोटिक स्पाइन सर्जरी जो है वो और एक्यूरेसी कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी में एक्यूरेसी बढ़ा देती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है रेडिएशन, जो कि हम एक कन्वेंशनल अगर सर्जरी हम स्कोलियोसिस की करते हैं तो उसमें एक्सरेज जो होते हैं उसके शूट ज्यादा लिए जाते हैं, बट रोबोटिक स्पाइन सर्जरी में रेडिएशन जो है वो कम हो जाता है, तो जो पेशेंट रहता है उसको रेडिएशन से अफेक्ट जो दिक्कतें होती हैं वो कम हो जाती है। चौथा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कर्व बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, माइल्ड एंड मॉडरेट कर्व्स होते हैं, उनमें मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो होती है वो ज्यादा जल्दी हो सकती है रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के थ्रू। तीसरा, जब एक्यूरेसी बढ़ती है ऑपरेशन जल्दी होता है, ऑपरेटिव टाइम कम होता है, उससे ब्लड लॉस कम होता है और लेंथ ऑफ स्टे भी बढ़ता है। ओवरऑल इन सारी चीजों की वजह से रिविजन रेट्स भी बेटर होते हैं। शांत जी सर। मेरा नाम डॉक्टर गुरुराज संबंधी मठ है। मैं एसोसिएट डायरेक्टर एंड यूनिट हेड के तौर पे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर जो वसंत कुंज में स्थित है वहाँ पे रोबोटिक स्पाइन सर्जन के तौर पे काम करता हूँ। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्कोलियोसिस और काइफोसिस, जो स्पाइन का डिफॉर्मिटी होता है, ये जो स्पाइन में स्पाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसका अवेयरनेस के लिए और स्पाइन के प्रॉब्लम्स के अवेयरनेस के लिए और उसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी अवेलेबल है जो ट्रीटमेंट के लिए उसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्कोलियोसिस जो है, जब स्पाइन टेढ़ा हो जाता है उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, जब स्पाइन आगे की तरफ झुक जाता है उसको हम काइफोसिस बोलते हैं। तो इससे एक तो आदमी का जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, मतलब ठीक से अपीयरेंस ठीक से नहीं हो पाता है, एक शोल्डर ऊपर नीचे हो जाता है, छाती ऊपर नीचे हो जाती है, तो और आदमी झुक के चलने लगता है, तो एक तरीके से अच्छे से दिखता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये हाथों पैरों में कमजोरी कॉज कर सकता है और सांस लेने में भी दिक्कत कॉज कर सकता है। तो इसको हम पहले से जब कम है तभी इसको हम पकड़ ले और इसको डायग्नोसिस कर ले तो हम बिना सर्जरी के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रैक्शन होता है, जैसे हम एक किछावट देते हैं उससे, और बेल्ट लगा के इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम इसको सही स्टेज पे पकड़ नहीं पाते हैं, तो उसके कारण जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे पास पहुंचते हैं तो हमें इसके लिए सर्जरी की जरूरत है, तो सर्जरी करना पड़ता है। लेकिन पहले सर्जरी थोड़ा सा रिस्की हुआ करता था, बट आज के टाइम पे रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन के द्वारा ये सर्जरीज बहुत सेफ हो चुके हैं। हम सेफली इन सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगले दिन ही उठ के चल फिर सकते हैं। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, सब अपने बच्चों में ये सिम्टम्स है वो देखे कि कोई शोल्डर ऊपर नीचे तो नहीं है, छाती ऊपर नीचे तो नहीं दिख रहा, इस चीज का हम एक बार ध्यान दें और आपको कोई भी डाउट आए तो स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिले और कंसल्ट करें। अच्छा, बाय बर्थ होता है सर या? हाँ, तो इसमें 3 तरीके के स्कोलियोसिस होते हैं। एक तो बाय बर्थ होता है, तो जिसमें एक एक्स्ट्रा हड्डी है या एक हड्डी डेवलप ठीक से नहीं होने के कारण हो जाता है, और एक होता है न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस, जिसमें हमारे अदर जैसे पोलियो हो गया, हमारे पास
जैसे स्ट्रोक हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, तो ऐसे मरीजों में जो स्कोलियोसिस होता है उसको हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बोलते हैं। और एक इडियोपैथिक स्कोलियोसिस होता है जिसका रीजन हमें पता नहीं है क्यों हो रहा है, तो ये बहुत कॉमन है, पर लड़कियों में बहुत कॉमन है। 80 to 90% मरीज लड़कियां होती है, बॉयज में ये बहुत कम होता है। जेनेटिक तो नहीं होता है? तो जब डेफिनेटली कुछ जेनेटिक डिसीजेस है जो हमने बोला बाय बर्थ होता है, इसको हम कंजेनाइटल स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। ये बच्चों में बाय बर्थ ही हो सकता है एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत जटिल है एंड बहुत जल्दी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे में ये डिफॉर्मिटी इतना बढ़ जाता है कि बच्चा सांस भी नहीं ले पाता है। ठीक।